गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रदीप वर्मा आज आपको चैप्टर 14 पर निंदा कहानी का शेष भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। इस कहानी में लेखक ने 10 रसों के अलावा एक नया रस ईजाद किया है। उन्होंने पर निंदा को भी एक रस माना है। आज वर्तमान समय में लोग एक दूसरे की निंदा करके इस रस का आनंद प्राप्त करते हैं। आजकल लोगों में एक दूसरे की निंदा करने का जो चलन चल पड़ा है, उसको देखकर लेखक बहुत चिंतित है, क्योंकि इससे मिलने वाला कुछ नहीं है। इसलिए उन्होंने इस व्यंग्यात्मक तरीके से अपनी इस बात को रखा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पाठ के शेष भाग की। एक दिन मैं और वे एक कवि सम्मेलन में गए। यहाँ वे जो है कवि के पड़ोसी के लिए आया है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक दिन लेखक और लेखक का पड़ोसी कवि सम्मेलन में जाते हैं। उन्होंने कई कवियों के मुँह पर उनकी प्रशंसा की, अर्थात लेखक के पड़ोसी ने और कवियों के मुँह पर उनकी काफ़ी प्रशंसा की। लौटते समय में उन्होंने सभी कवियों का अभिनंदन करना शुरू किया, अर्थात निंदा करनी शुरू की। उनकी दृष्टि में कोई बनता बहुत था। किसी की आवाज़ रेंकने जैसी थी, किसी किसी की आवाज़ रेंकने जैसी थी। डियर स्टूडेंट्स, ये 2 बार लिखा गया है, सॉरी। किसी की सूरत पर 12 बज रहे थे। किसी ने किसी दूसरे कवि के भावों का अपहरण किया था। फिलहाल उन्होंने जमकर सबकी निंदा की। मैं अनुभव कर रहा था कि जिस समय वे निंदा करने में मग्न थे, उन्हें ऐसा आनंद आ रहा था मानो बड़ी रकम की लॉटरी उनके नाम से निकल आई हो। उनकी बैठक एक प्रकार से परनिंदा भवन थी। परनिंदा भवन इसलिए बताया गया है क्योंकि वो जब बैठक में बैठते, उनके एक दो साथी और आ जाते, तो वहाँ पर बैठ कर के ये सभी एक दूसरे की निंदा किया करते थे। शाम को अन्य निवेदक भी वहाँ पधारते थे। एक संगीत समारोह के संयोजक उनकी बैठक में आए। मैं भी उस दिन वहीं था। वे संयोजक से बोले, भाई, इस संसार में संयोजक दुर्लभ है। धन्य है आप जो दूसरों के मनोरंजन के लिए ऐसा करते हैं। आप, जबकि व्यक्ति अपने में ही सिमटता जा रहा है, आप एक अपवाद स्वरूप ही कहे जाएंगे। मैं अवश्य हाजिर हूँगा और मेरे लायक कोई सेवा बताइए। पड़ोसी ने उन्हें चाय भी पिलाई। ज्यों ही वे बैठक से बाहर निकले, फिर क्या था, कहने लगे, धंधा बना रखा है लोगों ने। ये संगीत के नाम पर सा रे गा मा भी नहीं जानते, लेकिन चल दिए संयोजक बनकर। न कभी चंदे का हिसाब देते हैं। अजी, उन्होंने तो इन कर्मों से अपनी हैसियत बनाई है। मैंने उनको टोका भी, भाई साहब, उनके सामने तो आप उनकी इतनी तारीफ कर रहे थे और उनके जाते ही उन पर पिल पड़े, अर्थात उनकी बुराई करने लगे। उन्होंने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया, यार, बुराई करने का मज़ा तो पीठ पीछे ही है। सामने तो मूर्ख कहते हैं, और हमारे कहने से क्या होता है। लोग मौज उड़ाएं और हम जबान से भी न कहें। मैंने यह अनुभव किया कि वे जब किसी की निंदा करते हैं तो तटस्थ भाव से करते हैं। आवश्यक नहीं कि जिसकी वे बुराई कर रहे हैं उससे वे नाराज़ हों। उनकी तो बुराई करने की आदत पड़ गई है। वे बुराई के लिए बुराई करते हैं। किसी का दिल दुखाना उनका उद्देश्य नहीं। कई बार वे अपनी इस आदत के कारण परेशानी में भी पड़ चुके हैं। अपने पड़ोस में रहने वाली बुआ जी के बारे में उन्होंने ऐसे ही कुछ कह दिया। वे घर पर चढ़ आई और लगी इनको धमकाने। काफ़ी आदमी भी जुड़ गए जिनसे उन्होंने बुआ जी की बुराई की थी, वह भी साक्षी के रूप में उपस्थित थे। भाईजान रंगे हाथों पकड़े गए थे। बचते तो बचे कैसे।
बड़ी मुश्किल से लोगों ने माफ़ी मंगवाकर उनका पिंड छुड़वाया। कुछ दिनों तक सावधानी बरती, फिर वही रफ्तार। कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार किसी व्यक्ति को बुरी आदत लग जाती है तो उसे छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। एक दिन ऐसा हुआ कि वे सार्वजनिक रूप से अपनी सास की निंदा कर रहे थे। वे इनसे कितनी बेकार कराती है, उनका कैसा चिड़चिड़ा स्वभाव है, कैसी लोभीन है, आदि आदि। किसी ने सही कहा है कि दीवारों के भी कान होते हैं। बैठक में सभी प्रकार के लोग जमते हैं। किसी ने उनकी श्रीमती से सब बातें कह दी। सुबह सुबह मेरे घर आए और परेशानी की हालत में बोले, भाई क्या बताऊं, ऐसी बुरी बात पड़ गई है। मैंने मजाक मजाक में अपनी सास जी के बारे में कुछ कह दिया था। किसी भिड़ाने वाले ने और नमक मिर्च लगाकर श्रीमती जी से कह दिया है। कल दिन भर घर में खाना नहीं बना और शाम को उन्होंने सब सामान भी पैक कर लिया है और मायके जाने की तैयारी कर रही है। भाई तुम ही चलो, कुछ हो सके तो इस मामले को समाप्त करवाओ। मैंने कहा, यार आज पहली बार है, क्यों नहीं अपनी ज़बान पर काबू रखते हैं। मन बहलाने के और भी अनेक साधन है। क्या दूसरे की निंदा करने के अतिरिक्त तुम्हारा मनोरंजन और किसी से नहीं हो सकता। भाई मर्द का कोई मामला होता तो मैं चलता, मियाँ बीवी के झगड़े में पड़ूं, इतने बाल मेरे सिर में नहीं हैं। बहुत मिन्नत करने पर मैं उनके साथ चला गया। श्रीमती जी के चेहरे पर ऐसी लाली थी जैसे कि जेठ मास की दोपहर में सूर्य की होती है। कहने का तात्पर्य है कि श्रीमती बहुत गुस्से में थी। मैंने कहा, भाभी जी नमस्ते। उन्होंने बहुत ही औपचारिक रूप से नमस्ते कहा। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, समझ नहीं आता था कि बातचीत किस ढंग से शुरू की जाए। खैर साहब, इसी प्रकार मैंने साहस करके बातचीत प्रारंभ की। वे तो भरी हुई बैठी थी, उबल पड़ी। आखिर बूढ़े होने की आस। अब तक तो बाहर वालों की निंदा ही किया करते थे, अब घर वालों का भी नंबर आ गया। क्यों कोई अपने माँ बाप की बुराई सुनेगा, और वह भी बिना किसी कारण के। भाई साहब, नित्य ही निंदा करने के कारण इनकी दुर्गति होती है, और ये है कि इस आदत को नहीं छोड़ते। अब तो पड़ोसियों ने बोलचाल बंद कर रखी है। जिसकी देखो बुराई। मेरे बहुत समझाने बुझाने पर उनका गुस्सा उतरा। उन्होंने श्रीमती जी के सामने प्रतिज्ञा की कि वे किसी की निंदा नहीं करेंगे, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे शीघ्र किसी की निंदा करेंगे, क्योंकि वे निंदा को ही रसराज मानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं अभ्यास प्रश्नों की। पहला क्वेश्चन आता है, कबीरदास ने निंदक को कहाँ बसाने की बात कही है। दूसरा क्वेश्चन आता है, लेखक अपने पड़ोसी के साथ कहाँ गया। तीसरा क्वेश्चन आता है, बहू ने पड़ोसिन को उपहार क्यों दिए। चौथा क्वेश्चन आता है, परनिंदा भवन कहाँ था, वहाँ क्या होता था, पाठ के आधार पर लिखिए। पांचवा क्वेश्चन है, पड़ोसी की पत्नी क्यों क्रोधित थी। छठा क्वेश्चन आता है, लेखक को कौन सा रस सर्वश्रेष्ठ लगता है और क्यों। सातवां क्वेश्चन आता है, पड़ोसी ने कवियों का अभिनंदन कैसे किया था। आठवां क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट कीजिए। आज का आपका होमवर्क है, रीड चैप्टर डू एंड लर्न क्वेश्चन आंसर इन योर रजिस्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।